हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बेटा मेरे साथ इस क्लासरूम के डिस्कशन में, इस टेस्ट पेपर के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद सिंपल टेस्ट पेपर, और आपको ये टेस्ट पेपर स्पेसिफिकली अगर बॉटनी सेक्शन में बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन बेटा इस बार आए हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप अपना नीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। तो आप ये एग्जैक्टली सोच के चलिए कि आप ये पेपर दे रहे हैं या फिर आप नीट का पेपर दे रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़, सेम तरीका, सेम पैटर्न चलेगा। तो थोड़ा फोकस करते हुए कि हम आज एग्जैक्टली क्वेश्चंस का डिस्कशन हमें कम चाहिए, हमें चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्वेश्चंस के टाइप को पकड़ सकें। ये क्वेश्चन पेपर बेटा वंस यू आर डन इन द एग्जामिनेशन, आपका एक बार जब एग्जामिनेशन में काम हो चुका है उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को दोबारा से जाके सॉल्व करना है और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। एनालिसिस के लिए ये जो मैं पीडीएफ आपको आपके ग्रुप्स पे भी सेंड कर दूँगा, इन पीडीएफ को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं कर रहा है, बस वो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है। तो जब आप क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इन डेप्थ, आप समझ जाते हैं कि एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना सकता है। तो उससे फ़ायदा बेटा ये होता है कि आप कभी भी एग्जामिनर के बनाए हुए या दिए गए खेल में फंसोगे नहीं। आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छा होगा पूरे एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट पे। तो आओ इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। और पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फैमिलीज गिवन इन द गिवन प्लांट स्पीशीज़। सच बताऊं तो इस क्वेश्चन पेपर में मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जिसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बट आज का मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू जागरूक कर सकूं वो सारे के सारे एरियाज़ जहां पे एग्जामिनेशन आपको परेशान कर सकता है, या एग्जामिनर आपके लिए कैसे कैसे ट्रिक्स ला सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट फैमिलीज ऑफ द गिवन प्लांट स्पीशीज़। 1 2 3 डायग्राम अलग अलग फैमिली से उठा के दे दिया, और यहाँ पे आपको मालवेसी यहाँ पर डाल दिया, कंपोजिटेसी डाल दिया है। इस तरीके से ये कंपोजिटेसी, ये मालवेसी, ये क्वेश्चंस के अंदर ये लोग इस तरीके के वर्ड्स डाल देते हैं। तो पहली बात बेटा, ये वर्ड्स आपके सिलेबस के पार्ट नहीं। जब आपके ये वर्ड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, पहले ये देखो क्या ये सिलेबस में है, यस। ये सिलेबस में है, यस। ये सिलेबस में है, यस, बिल्कुल है। तो हमें मालूम है कि कंपोजिटेसी, मालवेसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप एलिमिनेशन का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कंपोजिटेसी मैंने नहीं पढ़ा, मालवेसी मैंने नहीं पढ़ा, इधर भी ये दोनों की दोनों चीज़ दिखाई दे रही है। तो कंपोजिटेसी, मालवेसी, अगर ये सब चीज़ें आपको विजिबल हैं यहाँ पर, इस किस्म की सिचुएशन, इस किस्म की बात आपको यहाँ पे विजिबल है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि पेपर में क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा आंसर या तो ये होगा, आंसर या तो ये होगा। पाइसम से टाइबम जो होता है वो पाइसम से टाइबम फेबेसी में आता है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। मतलब आप क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेटा तरीका देखते रहो। वो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बेहद सिंपल है, बेहद आसान है। सिर्फ कहानी इतनी है कि हम कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द प्लेसेंटेशन इन विच ऑफ द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows is found in। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से है कि पहली बात, इस क्वेश्चन का सेंटेंस समझना उस बच्चे के लिए मुश्किल है जिसने एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ा। आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी एनसीईआरटी की रीडिंग होगी उतना ज़्यादा आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इनफैक्ट ये किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन 1 मिनट भी ले सकता है समझने के लिए, और किसी बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बेटा 15 सेकेंड का भी हो सकता है। यानी टाइम किसी बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट टाइम सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी का जो आपको लाइन इस तरीके से दे रखा है, ये लाइन आपके लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बेहद सिंपल है। ये लाइन किस तरीके से, आप देखिए, इन प्लेसेंटेशन in which the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows is found in।
बेसिकली वेंट्रल स्यूचर पे यहाँ पे इधर प्लेसेंटा लगा होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम कहते हैं इधर वेंट्रल स्यूचर पे प्लेसेंटा लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से क्रिएट करूँ तो आप डायग्राम को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। वेंट्रल स्यूचर पे ये दो लाइंस लगी हुई हैं जहाँ पे इस तरीके से प्लेसेंटा अरेंज्ड है, और इससे निकलते हैं ये ओव्यूल्स जो दो अलग अलग लाइंस पे इस तरीके से अरेंज्ड है। देखो इन प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा विच फॉर्म्स द रिज अलॉन्ग द वेंट्रल स्यूचर। रिज का मतलब कोई चीज़ अगर इस तरीके से जा रही है, जो उठी हुई है, उभरी हुई है, इसको हम कहते हैं रिज। तो यहाँ पे प्लेसेंटा बनने की वजह से, इस प्लेसेंटा की बनने की वजह से ऐसे रिज बन जाता है, और ये रिज बेसिकली एक नहीं, एक और दो रोज़ के हिसाब से चलता है। तो यहाँ से इस तरीके से लगा होता है। कहानी डन। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चंस को बेटा पैटर्न को ज़रा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे पैटर्न्स में आपको एग्जैक्टली वर्ड्स पूछेगा और उनकी डेफिनेशंस, वर्ड्स एंड उनकी डेफिनेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, बहुत आसान। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जिस तरीके से देखते हैं, फाइलोटैक्सिन मस्टर्ड इज सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास उठ के आया एग्जाम्पल बेस्ड। ये एग्जाम्पल्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी, उतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस फाइब्रस रूट सिस्टम। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। बेटा चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स आपके टिप्स पे हैं तो आप कभी भी मॉर्फोलॉजी में परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टिल्ट रूट्स, ये भी आपको लेक्चर में पढ़ा रखा और बोला था कि लोअर मोस्ट नोड से निकलता है। पॉइंट यहाँ पर है, जिस बच्चे का कंसेप्ट सही नहीं है वो कहेगा रूट्स हैं, भैया रूट्स होनी चाहिए। तो आपके पास या तो प्राइमरी या सेकेंडरी रूट, इनमें से कुछ होगा, वो इन दोनों में से निकल नहीं सकता। आंसर वो तुक्का मार के पहले या दो ऑप्शन चूज़ कर देगा। लेकिन बात ये होती है कि स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स का एक टाइप होता है, और लोअर नोड ऑफ द स्टेम से निकलता है। वो क्या करता है, सपोर्ट में मदद करता है। मेज़ के अंदर मिल सकता है, पैंडेनस के अंदर मिल सकता है, मैंगो जिंजर में मिल सकता है। ये एग्जाम्पल्स होते हैं, शुगर केन में भी मिल जाती है। स्टिल्ट रूट्स काम की चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, डायग्राम एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा एग्जाम्पल बेस्ड। कंसेप्ट पल्विनस का पता होना चाहिए। बेटा पल्विनस का कंसेप्ट हमें मालूम है, पल्विनस लेग्यूम प्लांट्स में मिलता है, फेबेसी के अंदर मिलता है। आपको कनेक्शन बनाना है। सेकंड, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन जिंजर स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, 100% यस। इन टैप रूट्स ऑफ टर्निप आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, यस। अब यहाँ पे लोगों को टेंशन हो जाती है कि इन दोनों केस में जिंजर में स्टेम होती है रूट, टर्निप में स्टेम होती है रूट। ये समझ आना चाहिए, ठीक है। स्टिल्ट रूट इन शुगर केन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जस्ट अभी बताया ऐसा ही होता है। इन ओपनशिया फोटोसिंथेटिक एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आर लीव्स, नहीं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेम्स होते हैं। तो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको 4 डायरेक्ट अलग अलग ऑप्शंस देता है तो टेक्निकली वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि इस बच्चे का ग्रास्प पूरे पेपर पे कितना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है टेट्राडायनामस कंडीशन। बेटा टेट्राडायनामस कंडीशन की ज़रा यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखो। टेट्राडायनामस कंडीशन, अ कंडीशन वेयर द स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन 2 वॉल्स, 2 सर्कल्स में है स्टेमन्स 2 सर्कल्स में, 2 आउटर एंड 4 इनर। आप देखो स्टेमन्स का एक बाहर वाला वॉल ये हुआ और एक अंदर वाला वॉल ये हुआ, राइट। 2 सर्कल्स दिख रहे हैं। बाहर वाले सर्कल में आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, बाहर वाले सर्कल में, यहाँ पे बाहर वाले सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं, जस्ट सेकेंड, या इस वाले सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं 4, अंदर वाले सर्कल में दिखाई दे रहे हैं 2। टोटल कितने हुए, 6। तो अब आप ये वाला फ्लोरल डायग्राम बेटा ऑब्जर्व कीजिए। फ्लोरल डायग्राम ये ब्रासिकेसी का है, इजंट इट। तो अब क्वेश्चन बनाने वाले आदमी ने बड़ा ध्यान लगाया। उसने कहा कि पहले मैं यहाँ पे मैं अगर टेट्राडायनामस की एग्जैक्टली डेफिनेशन बुक में नहीं देता तो वो आप अपने सर से सीखिए, पहला पॉइंट बोलता है एग्जामिनर। दूसरा पॉइंट बोलता है कि टेट्राडायनामस की कंडीशन को आपको समझ आ गया तो आप उसको अपने एग्जाम्पल्स में देखिए, अपनी एनसीईआरटी में देखिए, कहीं है, फिर आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। और फिर एनसीईआरटी से ब्रासिकेसी में ऑब्वियसली ब्रासिका आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा। देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन है सिलेबस से बाहर, बट मैं कहूँगा कि बस टेट्राडायनामस की कंडीशन की एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में कुछ खास नहीं दी हुई, बट अदरवाइज सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर का ही है बेटा। क्वेश्चन बाहर से नहीं होते,
बस ये होता है कि हम जो अपना कंसेप्ट होता है, क्या वो हम अपना कंसेप्ट सही तरीके से लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, वो मुद्दे की बात है। तो आप अपना कंसेप्ट सही तरीके से लगाइए, आपको कभी परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक। कितना सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कोई टेंशन नहीं। मैंगो एंड कोकोनट डिराइव फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। इन लाइंस को, इन सब एग्जांपल्स को देखो किस तरीके से एग्जैक्टली सॉल्व करना है। इनमें समझाने वाली बात भी नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी डायरेक्ट, एनसीईआरटी डायरेक्ट। यहाँ पे द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट। सीधी सी बात बेटा, यहाँ पर अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो कि मैंने अगर ये कहा कि ये है प्लेसेंटा, इस तरीके से दिस इज़ द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो इस तरीके से होता है फ्यूनिकल, और इस फ्यूनिकल के साथ यहाँ पर इस तरीके से अगर ये ओव्यूल है तो फ्यूनिकल ओव्यूल पे इस तरीके से फ्यूज्ड है। मैं जानबूझ के अलग अलग कलर्स देखे तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस चीज़ को देखूं, अगर ये जो लाल वाला जो इस तरीके से यहाँ से अगर मैं इस फ्यूनिकल को सीड कोट से हटाऊंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे अब आप क्या करो कि एक धागा जो आपके कपड़ों में सिला हुआ है उसको निकालो तो आपको अपने कपड़े में गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे, या एक तार जो दीवार के अंदर चिपकी हुई थी, अगर उस तार को आप दीवार से हटाओगे तो दीवार कैसे उखड़ी उखड़ी लगेगी ना उस एरिया से कि यहाँ पे कुछ चिपका हुआ था। उसी तरीके से ये भी हाई लंबी होता है। बेसिकली ये एग्जैक्टली क्या है, ये स्कार है। स्कार मतलब निशान, जिसको हम कह सकते हैं निशान। निशान एक ऐसा निशान जो दिखाता है कि यहाँ पे कुछ पहले से पड़ा था, उस निशान के बारे में बात कर रहा है, तो वो हाइलम होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग द एंड्रोशियम एंड गिवन फैमिलीज। यहाँ पे किस फैमिली में कैसी कंडीशन है बेटा, डायरेक्ट फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसके एग्जांपल्स को मैच द फॉलोइंग करके मस्त निकाल सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत कोई नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फाइलहुड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ। अब इस क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगता है, सिर्फ बात यह है कि आपने पढ़े हुए कंसेप्ट, आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं और आपको कितने अच्छे से याद है। नेक्स्ट देखो, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही डायग्राम आपको आपके नोट्स में करवाया था एग्जैक्टली। एग्रीगेट फ्रूट में अंदर ये एक पर्टिकुलर फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर आप देख सकते हो कितनी 1 2 3 4 मल्टीपल ओवरीज है, मल्टी कार्पिलरी, और ये ओवरीज अलग अलग हैं, आपस में चारों के चारों फ्यूज नहीं है, एपोकार्पस कार्नियोशियम। और अब इसमें से एवरी सिंगल ओवरी इज मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ फ्रूट, इट फॉर्म्स अ स्मॉल फ्रूट, जिसको हम फ्रूटलेट कह देते हैं। ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। और एग्रीगेशन के लिए बेटा वर्ड हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं इटैरियो। क्या यूज़ करते हैं, इटैरियो। तो एग्रीगेट फ्रूट इटैरियो बनाता है। क्या बनाता है, इटैरियो बनाता है एग्रीगेट फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल में बोलें कि जो स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी, इट इज़ इटैरियो ऑफ अकीन्स, इट इज़ इटैरियो ऑफ अकीन्स। ये वाली बात जिन लोगों को नहीं मालूम वो अपने लेक्चर वीडियोस को दोबारा देखें, और +2 की फर्स्ट या सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अकीन्स की आपको फ़ोटो वहाँ दिखा देंगे। चैप्टर +1 में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी, लेकिन फ़ोटो +2 में दे रखी है। एनसीईआरटी बहुत चालू है। नेक्स्ट, द टिश्यू दैट गिव्स राइज टू ऑल काइंड ऑफ टिश्यूज़। एक ऐसा टिश्यू जिससे सब बनता है, पैरेन्काइमा। क्या पैरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा बन सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्क्लेरेन्काइमा सेल बनता है एग्जैक्टली वो पैरेन्काइमा जैसा ही होता है, बट वो धीरे धीरे वक्त के साथ अपना प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देता है और सेल वॉल के अंदर डिफ्रेंसिएशन ले आता है। सेम गेम कॉलनकाइमा के साथ चलता है। और एरेनकाइमा तो बेटा वही पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर गैस वैक्यूल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल था। कभी कभी तो इस क्वेश्चन के अंदर भी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में फैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रोच आप किस माइंडसेट से कर रहे हो वहीं पे सारा का सारा चेंज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ये दोनों मेरे प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। पहला स्टेटमेंट हमें मुझे मालूम है सही है। क्यों? कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या प्राइमरी इसलिए कहते हैं वो लाइफ में जल्दी बनते हैं? बिल्कुल सही। क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी के लिए? यस, इसीलिए। तीसरा, दे हेल्प इन फॉर्मिंग अर्ली वुड इन प्लांट बॉडी। कभी भी ऐसा कोई हमने कंसेप्ट ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। मुझे पता है पहले दोनों 100% सही है, तीसरे के बारे में आई एम अनश्योर, तो आई पुट अ डॉट। तो ऑप्शन में देखता हूँ बोथ 1 and 2, टिक करके फ्री हो गए।
इस तरीके से अपन लोग फिर आगे बढ़े। 4 kind of whorls arranged successively on swollen end of the stalk। सीधी सी बात बेटा क्या है, 4 kind of whorls arranged successively on the stalk, swollen end of the stalk। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से 4 whorls यहाँ पे अरेंज्ड है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को हम कह सकते हैं थैलामस, और थैलामस के लिए वर्ड यूज़ होता है बेटा रिसेप्टिकल। ये मैं आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। अपने लेक्चर वीडियोस पे फुल ध्यान दो, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम जूलॉजी के सेगमेंट में आते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जहाँ जो मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन किया उनकी डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वो भी कर लेते हैं। विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में देखोगे आप अपनी एनसीईआरटी बाहर निकालो। एनसीईआरटी में आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये लोअर वाले रीजन में से अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ऑब्ज़र्व करें, हम लोग एनसीईआरटी में अगर चैप्टर निकालने की बेटा अगर कोशिश करते हैं, आई होप चैप्टर मिल जाए। ये देखो इस चैप्टर में यहाँ पे कौन सा पोर्शन है जो वापस क्या निकाल रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो यूरिया निकाला। देखो इस एरिया से क्या ये निकलता हुआ यूरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेटा मैं आपका ध्यान एक पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, या सॉरी क्वेश्चन तो छोड़ो, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमें लगता है कि क्या इतनी सब चीज़ें हम इनको शायद पढ़ते भी नहीं, हम कभी गौर भी नहीं करते। बट मुद्दे की बात ये है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से कर दिया गया। देखो ये रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिसेंडिंग असेंडिंग लिंक बता दिया है, कौन सी चीज़ निकलती है कौन सी जाती है वो सब भी आपको बता दिया गया है, तो सब आपको मालूम है। यहाँ पे बेटा डायग्राम गलत है, यहाँ पे के नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से यूरिया बाहर निकल रहा है ना, और कौन यूरिया बाहर निकल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट। तो जब आप पेपर अप्रोच कर रहे हो तो पेपर के दौरान आपका क्या थॉट पैटर्न होना चाहिए, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। फुल तैयारी, क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व। ये क्यों निकलता है यूरिया, ताकि ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए 300 से लेकर 1200 मिली ऑस्मोल तक जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं 300 से लेकर 1200 मिली ऑस्मोल तक जा रहे हैं। तो नीचे नीचे आते वक्त आपके पास ऑस्मोलैरिटी बनानी है, तो यहाँ से अपने पास यूरिया निकल रहा है, ये यहाँ से यूरिया निकल रहा है, ये न्यू यूरिया ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद करता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस सेम सब्सटेंस एज द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो उनका वो इनमें से देखते हैं, फिश, पिजन एंड फ्रॉग। पिजन यूरिक एसिड बनाएगा, फ्रॉग अमोनिया भी बना सकता है, फिश अमोनिया और यूरिया दोनों बना सकता है, वी आर नॉट श्योर। कैमल, हाउस फ्लाई, स्नेक। बेटा हाउस फ्लाई कुछ और बनाएगा, स्नेक कुछ और, कैमल कुछ और। फ्रॉग, मंकी एंड डॉग, तीनों में फ्रॉग, मंकी, डॉग। फ्रॉग यूरिया, मंकी यूरिया, डॉग यूरिया, आंसर यहाँ से बन जाता है। अमीबा, एंट एंड एंटलोप, नो सॉरी। फिश, पिजन, फ्रॉग, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ ये भी फ्रॉग भी हम यूरिया कह देते हैं, फिश भी यूरिया, यूरिक एसिड कुछ भी हो सकता है, पिजन अपने पास यूरिक एसिड, तो ये तीनों मैच नहीं कर रहे, ये वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पीसीटी हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। क्या बात, ये बात सही है, यस। बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। बेटा ये वर्ड यहाँ पे इन बहुत फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन वर्ड ज़रा अगर आपने आउट और लिख दिया होता तो गलत हो जाता। फिल्ट्रेट के अंदर इन दोनों को फेंका जाता है और फिल्ट्रेट से इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही, आंसर बन। फोर्थ ऑप्शन में जिन लोगों को कन्फ्यूजन है खुद सोचना, सिक्रेटिंग रेगुलेटरी हार्मोन लाइक रेनिन एंड एंजियोटेंसिनोजन। बेटा पीसीटी कभी रेनिन रिलीज़ करता है या कभी एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ करता है, नहीं। चौथा तो गलत, ये सही, आंसर 3। आंसर नहीं मतलब एग्जामिनर ने कहा कि परोस के मैं मार्क्स दे रहा हूँ, ले सकते हो तो ले लो। सेलेक्ट करेक्ट मैच, लिस्ट ए और लिस्ट बी को हमें मैच करना है। कॉलम ए, कॉलम बी, लिस्ट ए ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया, इस तरीके से दे रखी है। इधर आपको कॉलम बी में बाकी चीज़ें दे रखी हैं। देखो भाई, जब भी किसी चीज़ के पीछे यूरिया इस तरीके से लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, एनीथिंग प्रेजेंट इन दी
यूरिया मतलब इन यूरिन. ईमिया that means in blood. Itis means inflammation. तो क्या अब आप ग्लाइकोसूरिया बता सकते हो? ग्लाइको वर्ड कैसे समझा रहा है? ग्लाइको वर्ड समझाता है ग्लाइकोलिसिस को. तो ग्लाइको अगर ग्लाइकोलिसिस को समझा रहा है तो ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इन सब की बात कर रहे हैं. तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया यानी कीटोन बॉडीज यूरिया में होनी चाहिए, यूरिन में होनी चाहिए. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन. यूरीमिया, ईमिया ब्लड, एक्सेस यूरिया इन द ब्लड. देखो सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स पे होना चाहिए. क्वेश्चन तो ऐसे धज्जियाँ उड़ा सकते हो, मतलब मज़ा आ जाए. समझ गए? आगे बढ़ो. एंजियोटेंसिनोजन इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय. बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड में मिलने वाले कोई भी इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, वो बनती भी हमेशा और हमेशा लिवर में. क्वेश्चन ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है इस बात को. इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के फिगर्स के अकॉर्डिंग फुल टू याद होना चाहिए. विच पार्ट ऑफ द किडनीज गेटवे फॉर यूट्रस एंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. सिंपल सी बात है, गेटवे का मतलब है हाइलम. देखो बेटा हाइलम हमेशा गड्ढा या कोई एक मतलब गड्ढा, हाइलम का मतलब है जैसे गड्ढा हो गया, या हाइलम का मतलब हो गया एक डिप्रेशन जैसे, या स्कार. हाइलम हमने ओवरीज में उसमें भी देखा, ओव्यूल में भी देखा, हम यहाँ पे भी हाइलम देख रहे हैं. तो किडनी के अंदर भी हाइलम यही होता है कि जिस एरिया से बाकी चीज़ें किडनी के अंदर इस तरीके से एंटर करती हैं, एग्जिट करती हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइलम डिफाइन करते हैं. समझ रहे हो मेरी बात? हाइलम इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं. नर्व्स इसके थ्रू, अब यहाँ से इस तरीके से यूरेटर इस तरीके से यहाँ से निकल रहा है. तो ब्लड वेसल्स आ रहे जा रहे हैं और सब कुछ जो निकल रहा है वो इस हिस्से से निकल रहा है. तो यहाँ पे एक तरीके का गड्ढा है, स्कार टाइप का एक जगह है, एक स्कार टाइप का एक डिप्रेशन टाइप का जगह है. डिप्रेशन मतलब एक जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइलम टर्म कर सकते हैं. हाइलम या हाइलस दोनों वर्ड चलते हैं. अनदर फंक्शन परफॉर्म बाय किडनी अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन. अरे कितना सिंपल क्वेश्चन. एक्सक्रीशन के अलावा क्या कर सकते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन. इसमें तो बेटा कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. अगर एक्सक्रीशन के अलावा कुछ भी करना, उसमें क्या टेम्परेचर रेगुलेट करता है? नहीं. हार्मोनल रेगुलेशन करता है? नहीं बेटा. वर्ड हार्मोनल सिंथेसिस नहीं है, हार्मोनल रेगुलेशन है. और रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा को कम ज़्यादा करना. कभी भी यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन नहीं होती, हार्मोन सिंथेसिस होता तो आंसर आप सही दे सकते थे कि भाई रेनिन करके या एरिथ्रोपोइटिन करके हार्मोन बना रहा है. यहाँ तो रेगुलेशन पे वर्ड है ना बेटा, तो कैसे आंसर सही बोल दोगे? ठीक है. नेक्स्ट यहाँ से 153 हम लोग फिनिश ऑफ करते हैं, बढ़ते हैं 155 पे. यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रॉम द गिवन फिगर ऑफ द मायोसिन आइडेंटिफाई A to C. पढ़ाते वक्त मैंने आपको फुल टू बोला था, ये वाले पोर्शंस आपको एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए ऊपर वाली साइड्स क्या होती हैं, आगे वाली बाइट साइड्स क्या होती हैं इस पूरे एशिया को. ये फुल टू अगर किसी बच्चे का याद है, ये डायग्राम बहुत ही कॉमनली गिवन है डायग्राम. ये डायग्राम फुल एक्सप्लेन्ड, फुल अंडरस्टूड एंड फुली तरीके से आप पेपर में परेशान नहीं होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल बैंड दैट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा मसल बैंड की स्ट्रक्चर चेंज नहीं रहती? अब इस क्वेश्चन को तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्योंकि इतनी ढंग से एक्सप्लेनेशन आपको आपकी उसमें दी थी. देखो इस क्वेश्चन को अगर समझाते वक्त आपको एक बात समझाई जाती है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितना बेसिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन किस तरीके से आपसे वो पूछ रहा है जो आपको समझाया गया था. डायरेक्ट लेक्चर से उठ के 100% डायरेक्ट लेक्चर से उठ के क्वेश्चन है ये. 100% डायरेक्ट से मतलब लेक्चर सही तरीके से कर लिया हो बेटा. मैं आपको सिंपल बोल दूं, आपने अगर सही से लेक्चर कर लिया है, सही से लेक्चर मेरे पढ़ लिए, आपको कोई नहीं पीछे हरा सकता. आपकी बायो इतनी परफेक्ट हो जाएगी. अपने पे अपनी मेहनत के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो, खुद से मेहनत करो और देखो आपका कितना बढ़िया शानदार काम बनता है. नेक्स्ट, रेड मसल्स फाइबर्स आर रिच इन. फिर वही बात, एनसीईआरटी ने कुछ नहीं खास दिया हुआ, तो आपके नोट्स में तो बेटा पूरा का पूरा आपको इस तरीके से फॉर्म लिख के दिया तो था कि रेड मसल की बात है, मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर सकता है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है. ठीक है. यहाँ पे कहा आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से इधर बनाया गया.
क्वेश्चन कितना सिंपल है और क्वेश्चन किस तरीके से वही एग्जैक्ट चीज़ें पूछ रहा है जो आपके नोट्स में दी हुई हैं। बेटा नोट्स की फ़ोटो स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाली ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि क्यों पढ़ना डिटेल में ज़रूरी है, क्यों हर वो चीज़ जो लिखवा दी गई है। एक तो एनसीईआरटी में तो सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को बार बार खुद मतलब याद करने के लिए लिखना तो बात अलग है, बट नोट्स को याद करने के लिए लिखो और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, गारंटीड है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इसके साथ आगे बढ़ते हैं। न्यू मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये गलत है स्टेटमेंट। प्लेट ऑफ मोटर न्यूरॉन, नो। डेंड्रॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, नो। ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन मोटिव फोर्स, चारों गलत है। क्योंकि मैंने कंसेप्ट तुम्हें समझाया था कि जब हम देखते हैं इस तरीके से एक्सॉन आता है और एक्सॉन के बाद यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा जिसके ऊपर एसिटाइल कोलिन, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं। बेटा ये वाला पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये कहलाता है मोटर एंड प्लेट। ठीक है, और अब ज़रा फोकस करना, ये पोर्शन और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो इस लाल डब्बे में, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कंसेप्ट थोड़ा सा अब रिमाइंड हुआ। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। मोटर एंड प्लेस इज द ग्रेडियंट ऑफ प्रोटोन मोटिव फोर्स, नहीं। डेंड्रॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, अकेला डेंड्रॉन है, नहीं। और डेंड्रॉन में डेंड्रॉन इसने कहा, बल्कि ये तो यहाँ पे तो एक्सॉन का टर्मिनल है बेटा, ये एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन होता तो शायद मेरे को एक टाइम के लिए कन्फ्यूजन भी हो जाती, बट डेंड्रॉन दिया। प्लेट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सही, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन, देखो चारों ऑप्शन गलत है बट फिर भी मुझे बेस्ट आंसर निकालना है, और यही आपकी एक अच्छे समझदार स्मार्ट स्टूडेंट की मतलब स्ट्रैटेजी होती है जब वो कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। आप क्वेश्चन को जज करते हो, आप क्वेश्चन की डिटेल्स को ज़रा जज करते हो, क्वेश्चन के आंसर्स को जज करते हो। ज़रूरी नहीं है कि सब सही हो हमेशा, चारों से गलत हो सकते हैं जैसे यहाँ पर, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट is the answer that you need to find out. Paramecium employs cilia for pushing food in the cytopharynx and in locomotion. इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रखी है। अब क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट होना चाहिए ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स एंड वाइस वर्सा, नो। अगर आप हाथ ऊपर नीचे अपना कर रहे हो, हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, एक ही जगह पे खड़े हो गए, तो अब मूवमेंट कर रहे हो, लोकोमोशन नहीं। तो कहते हैं ऑल लोकोमोशंस एंड मूवमेंट्स, बट एंड ऑल मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस, ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा की वजह से गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कोई क्वेश्चन है जो डिस्कशन के लायक? व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, इवेंट अकरिंग फर्स्टली इज कैल्शियम इज रिलीज इनसाइड द मसल फाइबर, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बिल्कुल ठीक। जब यहाँ पे पोटेंशियल निकल जाता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बाहर निकलते हैं ना, और क्या रिलीज़ करते हैं? एसिटाइल कोलिन। ठीक है बेटा, अब देखो कि यहाँ पे इतना कंसेप्ट करके ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही आंसर निकल आता है। अब मैं तुम्हें कुछ एक और नया कंसेप्ट एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा बेटा। यहाँ पे मसल है जिसका ये मोटर एंड प्लेट है, यहाँ पे समझ लो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज़ हो गया, यहाँ पे रिसेप्टर्स इस तरीके से बैठे हैं। तो अब कंडीशन क्या होती है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो एसिटाइल कोलिन से आगे बाइंड करेंगे और आगे यहाँ से सिग्नल जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का। ये बात अपने को मस्त समझ आती है। मुद्दे वाली बात बेटा ये है सामने कि आपको जो बहुत ध्यान से मेरी बात यहाँ पे सुननी है, जो इम्पॉर्टेंट है बात, वो ये है कि एसिटाइल कोलिन जब निकल गया, ये जो एसिटाइल कोलिन निकल गया, तो थोड़ी देर बाद ना ये देखो, अगर ये एसिटाइल कोलिन निकल गया तो अब ये रिसेप्टर से बाइंड किया रहेगा और बार बार सिग्नल देता रहेगा। तो हमें क्या करना है कि जब सिग्नल थोड़ी देर के लिए आ चुका है, जितनी देर के लिए आना चाहिए आ चुका है, तो मुझे ये एसिटाइल कोलिन को ना बेटा डिग्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिग्रेड करना पड़ेगा। समझो कि ऐसा है कि एसिटाइल कोलिन एक चाबी है और ये एक ताला है। आपने ये चाबी इस ताले में डाल दिया और एक बार आपने यहाँ पे चाबी इस ताले में डाला तो बार बार आपको ये ताला खोलना है, तो ये चाबी ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो इनफैक्ट कभी आप ताला बंद होने ही नहीं दोगे। आप इस चाबी को ताले में डाल के रखोगे और ताला खुला रहेगा, यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा। क्या हमें ऐसा चाहिए? कभी भी नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि एक बार ताला खुला और चाबी को उठाओ, तोड़ के फेंक दो। तो उससे क्या होगा कि मसल, यानी आपने ताला खोला, खुल गया ताला, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब कंडीशन क्या है? चाबी को तोड़ दीजिए और फेंक दीजिए, ताला तो दोबारा प्रेस करके दोबारा अपने आप लॉक अप हो जाएगा। देखा है ना आपने वो ताला कि जिसको आप दबा देते हो और अपने आप बंद हो जाता है, वैसा। तो ताला तो अपने आप बंद हो जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन ये चाबी जो है वो गायब है। जब चाबी गायब है ना बेटा, तो उससे फ़ायदा पता क्या होगा? दोबारा ताला खोलने के लिए मुझे नई चाबी लानी पड़ेगी। समझ गए? तो नई चाबी तब आएगी जब ऊपर से नया सिग्नल आएगा। तो मीनवाइल मैंने इस चाबी को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के लिए मैंने यूज़ किया था एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। क्या यूज़ किया था? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। क्लियर? पक्का? क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचता है तो सबसे पहला क्या होता है। स्टेटमेंट अगर ये पढ़ोगे तो गलत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहला ये नहीं होता, सबसे पहले बेटा ये होता है। चारों स्टेटमेंट अपनी जगह सही होंगे, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये सबसे पहले नहीं होता, ये सबसे पहले होता है, ये सबसे एंड में होता है। तो इसके साथ साथ बेटा हमारा आज का डिस्कशन पूरा का पूरा पेपर का कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया, मज़ा आया, समझ आया। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और फोड़ते रहिए। स्टे ब्लेस्ड बेटा। जय हिंद। थैंक यू।